नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा जीके विद दामोदर सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान का भौतिक प्रदेश में बातें चल रही थी बालू का स्तूप क्षेत्र और बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र। मित्रों, बालू का स्तूप क्षेत्र 41.50 था, बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र और बालू का स्तूप क्षेत्र 58.50% है। अच्छा, बालू का स्तूप क्षेत्र में विशेषताएं थी कि उसमें एक तो भूमिगत जल के अवशेष पाए जाते हैं, एक उसमें औषधि प्रकार की चट्टानें, उन चट्टानों में जुरेसिक काल के उदाहरण है। दोस्तों, वहाँ पर निम्न भूमियाँ पाई जाती थी और उसको रण या टाट कहते हैं। थोप का रण, भाकरी का रण, परिहारी रण, इस प्रकार के रण भी थे। आज हम चर्चा करेंगे बालू का स्तूप क्षेत्र की, जिसमें बालू का स्तूप कितने प्रकार के पाए जाते हैं। एक बार जरूर देखना वीडियो को। बालू का स्तूप क्षेत्र मित्रों 58.50% भाग पर है, मरुस्थल का है। अब आप ये सोचो, जब बालू का स्तूप क्षेत्र है तो उसमें बालू का स्तूप ज्यादा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इसमें बालू रेत ज्यादा पाई जाती है। अब बालू रेत जहां पर ज्यादा मिलेगी तो वहां पर आंधी चलेगी तो बालू का स्तूप ज्यादा बनेंगे। तो मित्रों, इस बालू का स्तूप क्षेत्र में निम्न प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। निम्न प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। देखो कौन कौन से प्रकार, आप प्रकार समझना, ध्यान से देखना वीडियो को। एक प्रकार है अनुप्रस्थ। बालू का स्तूप का ही एक प्रकार है अनुप्रस्थ। किस प्रकार से बनता है अनुप्रस्थ? जब आपके माइंड में आए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन कर ले अनुप्रस्थ कौन सा है, तो ये वायु के सामने, वायु के सामने समकोण बनते हैं। वायु के सामने समकोण बनने वाले टीले को अनुप्रस्थ कहते हैं। ये टीले सर्वाधिक की यदि बात करोगे, राजस्थान मरुस्थल में सर्वाधिक कहाँ बनते हैं? ये सर्वाधिक राजस्थान के जोधपुर में बनते हैं। अनुप्रस्थ इस प्रकार से बनते हैं। आकृति देखना मित्रों, हवा चल रही है इस प्रकार से, हवा के सामने इस प्रकार से लंबवत बनते हैं, समकोण 90 डिग्री बनते हैं। इन टीलों को अनुप्रस्थ टीला कहा जाता है। एग्जामिनर आपको पूछेगा लंबवत बनने वाले टीले को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ टीला कहा जाता है। वायु के सामने लंबवत बनते हैं, इन टीलों को अनुप्रस्थ के नाम से बोलते हैं। मित्रों, एक प्रकार है दूसरा अनुदैर्घ्य। ये इस प्रकार से बनते हैं दोस्तों, ये वायु के समानांतर रेखीय क्रम में बनते हैं। ऐसे टीले जो वायु के समानांतर रेखीय क्रम में बनते हैं, इनकी आकृति की बात करोगे दोस्तों, आकृति तलवार की भांति होती है। कौन से वार की भांति होती है? तलवार की भांति इनकी आकृति होती है। ये सर्वाधिक राजस्थान में दिखाई देते हैं, जैसलमेर में बनते हैं। सर्वाधिक की बात करोगे अनुदैर्घ्य सर्वाधिक जैसलमेर में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से बनेंगे दोस्तों, जैसे हवा चल रही है ना, तो हवा के सामने रेखीय क्रम में बनेंगे इस प्रकार से। ये टीले आप यूं नोट करना, जब जून का महीना चल रहा है, इस महीने में लू चलती है, तेज लू चलती है, तो आप शाम को जब खेत की तरफ जाते हैं तो रास्ते को सारे जो धोरे हैं उस पर आपको तलवार की आकृति जैसे कट लगे हुए धोरे मिलते हैं, बालू का स्तूप मिलते हैं। तो इसको अनुदैर्घ्य प्रकार के टीले कहा जाता है। दो प्रकार के बालू का स्तूपों की बात की है, एक तो अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ वायु के सामने समकोण बनते हैं, या लंबवत बनते हैं, या 90 डिग्री बनते हैं। सर्वाधिक कहाँ? जोधपुर में दिखाई देते हैं। आकृति इस प्रकार से बनती है दोस्तों। अनुदैर्घ्य वायु के समानांतर रेखीय क्रम में बनते हैं और आकृति इनकी होती है तलवार की भांति। सर्वाधिक कहाँ दिखाई देते हैं? जैसलमेर में दिखाई देते हैं। इस
प्रकार से ये अनुदैर्ध्य प्रकार के टीले बनते हैं। आप एक बार नोट करना, जरूर देखना वीडियो को, एक बार स्क्रीनशॉट लेना, आप आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, दो प्रकार की बात कर ली, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तीसरा प्रकार देखना, तीसरा प्रकार है बरखान। बरखान यूं समझना इसको, अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान कहते हैं। सबसे पहले परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ लेगा, अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। और ये बरखान सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। सर्वाधिक विनाशकारी वह सर्वाधिक गतिशील टीले होते हैं। जब भी बात करोगे पूछेगा आपको विनाशकारी और गतिशील कौन से टीले होते हैं, बरखान क्यों होते हैं? क्योंकि ये मिट्टी का अपरदन सर्वाधिक करते हैं। जब मित्रों, जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी लेके जाते हैं तो विनाशकारी है, गतिशील है। उपजाऊ मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो विनाशकारी भी है और गतिशील भी है। अर्धचंद्राकार होते हैं। ये कहाँ दिखाई देते हैं? सर्वाधिक बरखान सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में दिखाई देते हैं और शेखावाटी के चूरू में दिखाई देते हैं दोस्तों सर्वाधिक। इस प्रकार से बनते हैं। आकृति देखना, हवा चल रही है, हवा के सामने अर्धचंद्राकार रूप में बनेंगे, अर्ध चांद की तरफ बनेंगे और उन टीलों को बरखान कहा जाता है। जब भी आप बरखान की चर्चा यूं समझना, अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान बोलते हैं। यहाँ पर एक बात और समझना, आप कमेंट में बताना अर्धचंद्राकार आकृति राजस्थान में कौन सी झील की है? दोस्तों, बात को समझना, ये बरखान सर्वाधिक विनाशकारी गतिशील है। ये जल्दी बदल जाते हैं, जैसे हवा बदलती है उसके अनुसार बन जाते हैं। सर्वाधिक शेखावाटी के चूरू में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से इनकी आकृति होती है। एक चौथा प्रकार है दोस्तों पैराबोलिक। पैराबोलिक इस प्रकार से बनते हैं दोस्तों, ये बरखान के विपरीत बनते हैं। बरखान के विपरीत बनते हैं पैराबोलिक टीला। ये संपूर्ण मरुस्थल में दिखाई देते हैं दोस्तों। यहां से प्रश्न निकल जाता है कि संपूर्ण मरुस्थल में दिखाई देने वाला टीला कौन सा है? पैराबोलिक टीला है। जैसे ये हवा चल रही है, बरखान तो सामने बन रहा था ना, ये बरखान के विपरीत अर्धचंद्राकार बनते हैं। इन टीलों को पैराबोलिक के नाम से बोलते हैं। बरखान तो हवा के सामने है। ये जैसे अपने खेत में कोई झोंपड़ा है और झोंपड़े के चारों तरफ कोई धोरा है तो उधर उसकी गिरवा लगेगी ना, तो उस हिसाब से पैराबोलिक टीला बन जाएगा। या अपने खेत में खेजड़ी है तो खेजड़ी के चारों तरफ गिरवा लगेगी और पैराबोलिक टीला बन जाएगा। दोस्तों, संपूर्ण मरुस्थल में दिखाई देता है, बरखान के विपरीत बनता है और ये बरखान अर्धचंद्राकार के टीले हैं, सर्वाधिक शेखावाटी के चूरू में दिखाई देते हैं। तो चार बालुका स्तूपों के प्रकार की बात की है। एक बार चारों को दोबारा देख लेना, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, बरखान और पैराबोलिक। इसका स्क्रीनशॉट लेना और चर्चा करते हैं आगे से। दोस्तों, चार प्रकार की बात की, पांचवा प्रकार देखना। पांचवा प्रकार है सीट। सीट जैसा टीला कहाँ दिखाई देती है? देखना दोस्तों, सीट इस प्रकार से बनता है। थ्योरी को समझना, जैसे हवा चल रही है, ये हवा चल रही है, हवा के सामने बरखान बन गए। जब हवा चली, अर्धचंद्राकार रेत का टीला बना, उसको बरखान बोलते हैं। इस टीले को क्या बोला जाता है? बरखान। अब होगा क्या? अब इस बरखान बनने में जब हवा बदल जाती है, हवा इस प्रकार से चलना शुरू हो जाती है दोस्तों, ये बरखान बना, हवा अब इधर से चलना शुरू हो जाती है ना, इस हवा को चलने के कारण ये बरखान
आगे का भाग सीप की तरह निकल जाता है और इस टीले को बोला जाता है सीप के समान कहा जाता है। दोस्तों सीप को दोबारा देख लेना, जब बरखान का आगे वाला भाग हवा बदलने से आगे सीप की तरह निकल जाता है, इसको सीप टीला कहा जाता है। यूं समझना इसको, महिलाओं की जो बालों की क्लिप होती है ना, उसके अनुसार जो टीले बनते हैं उनको सीप के नाम से बोला जाता है। और ये भी सीप के प्रकार भी राजस्थान में दिखाई देते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में दिखाई देते हैं, शेखावाटी ये दिखाई देते हैं, जैसलमेर में ये टीले दिखाई देते हैं। मित्रों एक छठा प्रकार है तारानुमा। तारानुमा इस प्रकार से बनता है दोस्तों, ये तारे की आकृति का बनते हैं, सब जानते हैं तारानुमा ही है, तो तारे की आकृति का कैसे बनेंगे दोस्तों ध्यान देना। ये तारानुमा इस प्रकार से बनता है दोस्तों, इस प्रकार से बना। कैसे बना? बीच में इसके होनी चाहिए हमादा होती है। आपने कल परसों एक दिन वीडियो में पढ़ा था कि पथरीला जो चट्टानी मरुस्थल है, चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहते हैं और रेतीले मरुस्थल को क्या कहते हैं, आप कमेंट में बताना दोस्तों। हमादा जब पथरीले मरुस्थल को कहा, चट्टानी मरुस्थल को कहा जाता है, पथरीले को रेग कहा जाता है, और जो बालू का सर्वाधिक रेतीला उसको इर्ग के नाम से बोल दिया था। हमादा बीच में होता है, जब हवा यहाँ से चलती है तो हमादा का एक भाग कट जाता है यहाँ से, फिर हवा यदि यहाँ से चली तो उसका भाग कट जाता है, हवा यहाँ से चली तो कट जाता है इसका एक भाग। इस प्रकार से चलने के कारण आकृति टीलों की हो जाती है, तारानुमा हो जाती है। और ये जो टीले हैं तारानुमा की आकृति के टीले राजस्थान में दिखाई देते हैं, सर्वाधिक पोखरण में दिखाई देते हैं, पोखरण जैसलमेर में और सूरतगढ़ में सर्वाधिक दिखाई देते हैं तारानुमा आकृति के। एक दोस्तों सातवां प्रकार है अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप कहाँ दिखाई देते हैं मित्रों? अवरोधी बालू का स्तूप इस प्रकार से बनेंगे, किसी पेड़ पौधे के, किसी पेड़ या पहाड़ पर पत्थर के अवरोध के कारण इनका रूप हो जाता है, अवरोधी बालू का स्तूप बन जाते हैं। दोस्तों ये सर्वाधिक दिखाई देते हैं पुष्कर में, नाहरगढ़ में दिखाई देते हैं दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों पर भी ये टीले दिखाई देते हैं, किसी अवरोध के कारण बनते हैं टीले। इस प्रकार के 7 प्रकार की बात की है दोस्तों। अभी बात की है सीप इस प्रकार से बनता है, मेरे साथ देखना। जब बरखान बन जाता है, हवा बदलने से बरखान का आगे का भाग एक सीप के जैसा निकल जाता है, उसको सीप टीला कहा जाता है। सर्वाधिक शेखावाटी जैसलमेर में तारानुमा तारे की आकृति का बनते हैं, और तारानुमा इस प्रकार से बनता है, बीच में हमादा होती है तो हवा बदलती है तो हमादा अपना रूप तारानुमा ले लेती है। सर्वाधिक पोखरण और सूरतगढ़ में दिखाई देते हैं। एक अवरोधी बालू का स्तूप है, किसी पेड़ पौधे के, किसी पहाड़ के अवरोध के कारण बनते हैं, पुष्कर में और नाहरगढ़ में सर्वाधिक दिखाई देते हैं। तो दोस्तों 7 प्रकार के बालू का स्तूप दिखाई देते हैं मरुस्थल में, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, बरखान, पैराबोलिक, सीप, तारानुमा, अवरोधी बालू का स्तूप। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना और चर्चा करते हैं इसके आगे। दोस्तों ये 7 प्रकार के बालू का स्तूप तो बनते हैं। अब देखना ये टीले सर्वाधिक कहाँ है, कम कहाँ है, इसकी सारी विशेषता देखना एक बार। मरुस्थल में सर्वाधिक बालू का स्तूप, सर्वाधिक बालू का स्तूप दिखाई देते हैं दोस्तों जैसलमेर में दिखाई देते हैं। ध्यान देना, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ दिखाई देते हैं? जैसलमेर में। एग्जामिनर आपको प्रश्न बार बार पूछेगा मरुस्थल में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पर दिखाई देते हैं? जैसलमेर में। लेकिन आपको पूछेगा सभी प्रकार के बालू का स्तूप जो
यहां से दोनों प्रश्नों को याद रखना दोस्तों। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में, सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में दिखाई देते हैं। ये बालू का स्तूप बनते कब है? ये बालू का स्तूप मार्च से सितंबर के बीच, चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी शुष्क हवाओं से बनते हैं। दक्षिणी पश्चिमी शुष्क हवाओं से बनते हैं ये टीले बनते हैं। दोस्तों ध्यान देना, आपको पूछेगा कि अंदर कि सर्वाधिक राजस्थान में बालू का स्तूप कहां पर दिखाई देते हैं? जैसलमेर में। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां दिखाई देते हैं? जोधपुर में दिखाई देते हैं। लेकिन बनते कब है? ये टीले मार्च से लेकर के सितंबर के बीच में जो तेज हवाएं चलती है उन हवाओं के कारण बनते हैं। तो दक्षिण पश्चिमी शुष्क हवाओं से बनते हैं। दोस्तों आपको बात समझ में आई है? ये बालू का स्तूप क्षेत्र और बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र की बात होती है, तो ध्यान देना इसकी बातों पर। अब इसकी विशेषता ये बताई जाती है दोस्तों, मरुस्थल के बारे में ये चर्चा की, ध्यान से समझना। एक तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, और एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, दोनों को समझना एक बार। समवर्षा रेखा मानचित्र की जो देखना, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये अरावली के सारे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर गुजरती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। इस रेखा का नाम है 50 सेंटीमीटर। दोस्तों इसकी दिशा पूछता एग्जामिनर, पुलिस के एग्जाम में 2 बार पूछी हुई है कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की दिशा क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। लेकिन अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली की दिशा है दोस्तों, लेकिन इसकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की है। इसका अर्थ क्या है? इधर तो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा, इधर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा है। मतलब अरावली के पश्चिम की तरफ तो 50 सेंटीमीटर से कम होती है और अरावली के पूर्व की तरफ 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है दोस्तों। लेकिन जब 25 सेंटीमीटर की बात करोगे, 25 सेंटीमीटर मरुस्थल के बीचों बीच गुजरती है और मरुस्थल को 2 भागों में बांट देती है। अब यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन निकाल के लाएगा कि मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो मरुस्थल को 2 भागों में बांट देती है। एक मरुस्थल का नाम है शुष्क मरुस्थल और दूसरे का नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थल। आपने शुष्क और अर्ध शुष्क का नाम सुना होगा, उसको 2 भागों में बांटने वाली 25 सेंटीमीटर है। जब आप जलवायु टॉपिक पढ़ोगे तब इसकी और चर्चा करेंगे, पूरी व्याख्या करूंगा। यहाँ पर कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार तो यहाँ पर जलवायु पाई जाती है BWSW और यहाँ जलवायु पाई जाती है BSSW। देखो शुष्क और अर्ध शुष्क, यहाँ पर BWSW प्रकार की है या BSSW प्रकार की कोपेन के अनुसार। तो दोस्तों ये दोनों बातों को याद रखना। 50 सेंटीमीटर अरावली के सारे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, लेकिन 25 सेंटीमीटर मरुस्थल के बीचों बीच है। मरुस्थल को 2 भागों में बांट देती है, शुष्क और अर्ध शुष्क में बांट देती है। तो याद रखना, मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर है। एक का नाम बताता है शुष्क मरुस्थल और दूसरे का नाम क्या बताया जाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से बोल दिया। देखो मित्रों, शुष्क और अर्ध शुष्क की बातें की जाती है। शुष्क मरुस्थल की बात करेंगे। पहले शुष्क मरुस्थल है, आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। यदि आप एक बार इसको लिखते हैं तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा दोस्तों। शुष्क मरुस्थल, ये शुष्क मरुस्थल बताया जाता है 25 सेंटीमीटर है, या यूं लिखना राजस्थान का एकदम पश्चिमी भाग है। राजस्थान का पश्चिमी भाग में ये फैला हुआ मरुस्थल शुष्क मरुस्थल है। मित्रों यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर ज्यादा तापमान रहता है, अब देखो बात को समझना, ज्यादा तापमान रहता है, यहाँ सर्वाधिक बालू रेत है। बालू रेत है
देखो बालू रेत ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, तो यहां पर वाष्प सदंदर ज्यादा रहती है, मतलब पानी भाप बन के ज्यादा ऊपर जाता है। तो इस क्षेत्र में जब वाष्प समुद्र जाता है तो ये किसके लिए अनुकूल है? ये पशुपालनों के लिए, पशुपालकों के लिए अनुकूल क्षेत्र है। पशुपालन, यहाँ ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पशु चराते हैं, ज्यादा पशु रखते हैं, पशु पालकों के लिए अनुकूल क्षेत्र है। तो इसी शुष्क मरुस्थल में राई का, ध्यान देना यहाँ पर बात को सुनना, राई का, रेबारी व गायरी पशुपालक जातियां निवास करती है दोस्तों। अब एग्जाम में ध्यान से पूछ लेगा पर्सन कि राई का, रेबारी पशुपालक जातियां कौन से भाग में निवास करती है? ये शुष्क मरुस्थल में निवास करती है। अब होगा क्या, सरकार ने क्या किया, ये ऊंट पालक जाति राई का सिरोही में निवास करती है, पाली में, इधर जोधपुर की तरफ निवास करती है। ये राई का, रेबारी और गायरी पशुपालक जातियों के विकास के लिए राज्य सरकार ने काम किया था। विकास के लिए ध्यान देना, वर्ष 2005 में राजस्थान राज्य पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की थी। ध्यान देना, राजस्थान राज्य पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 2005 में इन 3 जातियों के विकास के लिए की गई थी। ये शुष्क मरुस्थल में निवास करती है। शुष्क मरुस्थल की विशेषता और भी है दोस्तों, इस मरुस्थल में देखो बालू रेत ज्यादा पाई जाती है, तो यहाँ बालू का स्तूप ज्यादा मिलेंगे। और इस बालू का स्तूपों को ध्यान देना, उन बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में दरियन कहा जाता है, या उसको बोला जाता है दोहरा कहा जाता है। दोस्तों जब दोहरा की बात आए तो आप एक कमेंट में जवाब बताना, धरती दोहरारी और पाथल पित्थल लीलदास के रचनाकार कौन थे? और उसी धरती दोहरारी, दरियन या दोहरा कहा जाता है इन बालू का स्तूपों को जो शुष्क मरुस्थल में पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान देना, अर्धशुष्क मरुस्थल की अपन चर्चा करें। अर्धशुष्क मरुस्थल 25 और 50 सेंटीमीटर के बीच में है। इसको 4 भागों में बांटकर इसका वर्णन करेंगे। एक बार वीडियो को अंत तक देखना। शुष्क मरुस्थल की बातें की गई है, अर्धशुष्क मरुस्थल की बातें अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। ओके, दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू।